वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी हुकूमत ने दी एक और बड़ी राहत। उम्रा इंश्योरेंस पैकेज में किया 67% यानी 67% कमी करने का ऐलान। इजरायली जारहीत में एक और फ़लस्तीनी शख्स की हलाकत, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइली फ़ोर्स की गाड़ियों पर किए पेट्रोल बमों से हमले। रूस ने यूक्रेन जंग को लेकर फिर एक मरतबा दी ब्रिटेन को धमकी। कहा, मगरबी हथियारों की तरह ही जल जाएंगे बरतानवी टैंक। पाकिस्तान के बदले सुर, कहा हम सीख चुके हैं सबक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी से की अपील, चलिए बैठकर करते हैं बात। शराब को लेकर मोदी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी का तंजियावार। कहा, शादी की उम्र 21 साल जबकि शराब हासिल करने के लिए उम्र घटाना चाहती है बीजेपी हुकूमत। और कन्हैया कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आरएसएस और बीजेपी एक जैसे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, सियासी फायदे के लिए मजहब का ये करते हैं इस्तेमाल। उम्रा इंश्योरेंस पैकेज की कीमत 235.57 रियाल से कम करके सिर्फ 87.4 रियाल कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि 10 जनवरी 2023 से बाहर से सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्रा इंश्योरेंस पैकेज की कीमत में 63% तक कमी कर दी गई है। लिहाजा अब बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ायरीन को मुकम्मल इंश्योरेंस पैकेज के लिए सिर्फ 87 या 88 रियाल ही अदा करना होंगे। सऊदी वजारत की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि ज़ायरीन को इंश्योरेंस पैकेज सऊदी अरब आमद से कबल वीज़ा कार्रवाई के ज़रिए हासिल करना होगा। उम्रा ज़ायर को मुकम्मल इंश्योरेंस पैकेज के तहत हर तरह की इमरजेंसी हालात की कवरेज दी जाएगी, जिनमें मेडिकल टेस्ट, मेडिसिन, अस्पताल में इलाज व खाना पीना, ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होने की सूरत में सहूलियात, डायलिसिस, हमल और विलादत की हंगामी सूरत हाल, दांतों के हंगामी इलाज और अंदरून व बैरून मुमलिकत फ़िज़ाई एम्बुलेंस की सहूलत भी शामिल है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टारगेट 2053 नेट ज़ीरो वेस्ट की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान का कहना था कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल करने की बदौलत तुर्किया की सदी में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। सदर एर्दोगान का कहना था कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में दिन दुगनी रात चौनी तरक्की की है। मैंने खुद इन इजलासों की सदारत की है जहां हमने नए प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। मेरा मानना है कि हमारे इन इजलासों में जो हमने इक़दाम किए हैं वो हमारे मुल्क के लिए तरक्की की राह में एक मजबूत ब्रिज का काम कर रहे हैं। सदर एर्दोगान का मुताबिक हमने मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल की है, जैसे ई स्टेट प्रोजेक्ट, ख़ास बच्चों की तालीम, तवानाई, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जैसे और बहुत से शोबे इसमें शामिल हैं। इसराइली मीडिया ने वज़ीर आज़म के दफ्तर में एक मशकूक पैकेज मिलने की इत्तला दी है। अल-मयादीन चैनल ने इसराइली मीडिया का हवाला देते हुए इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर में एक मशकूक पैकेज के सामने आने की खबर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मशकूक पैकेज के इंकशाफ के बाद पुलिस फोर्सेस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू फोर्सेस ने इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर को अपने मुहासरे में ले लिया। इस खबर के बारे में मज़ीद तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई हैं। ताहम मकबूजा इलाक़े नेतन्याहू और उनके इंतहाई काबीना के इक़दामात के मुखालिफत के बाद गुज़िश्ता चंद रोज़ से बड़े पैमाने पर बदअमनी और एहतजाजी मुज़ाहरों का शिकार है। इसराइली फ़ोर्स की जारहीत में फ़लस्तीनी शहरियों के ज़ख्मी व हलाक होने का सिलसिला जारी है। इस दरमियान बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है।
इस दरमियान मकबूजा मगरब किनारे में इजरायली फ़ौजियों की फायरिंग के नतीजे में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि रमल्ला के शुमाल में सलवाद कस्बे के करीब इजरायली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। फ़लस्तीनी सरकारी एजेंसी वफा की खबर में कहा गया है कि फ़लस्तीनी शहरी जिसे इजरायली फ़ौजियों ने सलवाद कस्बे के मगरबी दरवाजे पर लाइव बुलेट से ज़ख्मी कर दिया था, वो अस्पताल में दम तोड़ गया। علي ولادك من دار شوقي ترجع لي وديع रूस ने यूक्रेन जंग को लेकर फिर एक मरतबा ब्रिटेन को धमकी दी है। रूस के तर्जमान पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले बरतानवी टैंक भी दिगर मगरबी हथियारों की तरह ही जल जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मजीद दिए जाने वाले जदीद मगरबी हथियारों से भी जंग का पासा नहीं पलटेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता बरस 24 फरवरी के रोज़ मुल्की फ़ौज को यूक्रेन में मुसल्लह मदाखलत का जो हुक्म दिया था, उसके बाद से जारी रूसी यूक्रेनी जंग आज तक जारी है। इस जंग में कीव हुकूमत की हिमायत करते हुए अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक अब तक यूक्रेन को कईयों अरब डॉलर मालियत के जंगी हथियार फराहम कर चुके हैं। इन हथियारों और फ़ौजी साजो सामान में कई तरह के रॉकेट सिस्टम्स, ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम समेत बहुत कुछ शामिल था। यूक्रेन के शहर निप्रो पर रूसी फ़ौज के मिसाइल हमले में जान की बाजी हारने वाले शहरियों की तादाद 36 हो गई है। यूक्रेन की नेशनल पुलिस के टेलीग्राम अकाउंट से जारी करदा तहरीरी बयान में मलबे तले दबे अफराद की तलाश और इमदादी सरगर्मियों के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। इन मालूमात की रोशनी में जो 14 जनवरी को निप्रो शहर में होने वाले हमले के नतीजे में 9 मंजिला मकान पर रूसी मिसाइल के गिरने से इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। निप्रो में जहां हमले में शहरियों की हलाकत की वजह से 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है, शहर के लोग हमले में मरने वालों की याद में फूल निछावर कर रहे हैं और मोमबत्तियां जला रहे हैं। ब्रिटेन में सड़क पर सिगरेट का टुकड़ा फेंकना एक शख्स को काफ़ी महंगा पड़ गया। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक सिगरेट पीने वाले बरतानवी शहरी एलेक्स डेओस को सड़क पर कचरा फेंकने पर मुकामी कौंसिल के अफसरान ने 1.5 लाख रुपए जुर्माने का टिकट जारी किया। एलेक्स डेओस ने ग्लोसेस्टर शायर के थोर्नबरी के इलाके में मकामी कौंसिल के अफसरान से सिर्फ 20 मीटर के फासले पर जले हुए सिगरेट का टुकड़ा फेंका था। अदालत की जानिब से जुर्माने की अदायगी के नोटिस के बावजूद एलेक्स डेओस ने रकम अदा न की तो इस पर 250 पाउंड जुर्माना और दीगर सरचार्ज आयद किए गए। हकाम के मुताबिक अब सड़क पर सिगरेट का टुकड़ा फेंकने वाले शहरी को 558 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। पाकिस्तान इन दिनों इक़्तिसादी बदहाली के दौर से गुजर रहा है।
हालात ये हैं कि वहाँ लोगों को खाने का आटा नहीं मिल पा रहा। इस दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है जिसमें पड़ोसी मुल्क के सुर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है और अब वो अमन से रहना चाहता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार होने की भी बात कही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तानी क़यादत और पीएम मोदी से अपील करता हूं कि हमें बातचीत के मेज़ पर बैठकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम भारत के साथ 3 जंग लड़ चुके हैं और यह हर बार और कंगाली, गरीबी और लोगों के लिए बेरोज़गारी लाई है। हम अपना सबक सीख चुके हैं और अब हम अमन से रहना चाहते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने शराब से होने वाली अमवातों का हवाला देते हुए नौजवानों को सियासत में शामिल करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज़िया तौर पर कहा कि बीजेपी शादी की उम्र 21 साल करना चाहती है, लेकिन शराब के लिए कम से कम उम्र घटाना चाहती है। शराब एक पब्लिक हेल्थ इशू है, ये सिर्फ हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू तक महदूद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि शराब से होने वाली अमवातों की वजह से GDP को भी 1.5% का नुकसान हो रहा है। ऐसे में नौजवानों को सियासत में लाना ज़रूरी है। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम उम्र को 25 से घटाकर 20 करने की मांग की है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र का मुद्दा उठाया हो। नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम RSS और बीजेपी को एक साथ देखते हैं। RSS का धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सियासी फायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल करती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली। 2 तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक, जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि RSS तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर RSS के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम RSS और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में RSS जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। RSS धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राज सत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में RSS सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। RSS की जानिब से समाजवादी पार्टी को खानदानी पार्टी बताए जाने पर SP लीडर सुनील सिंह यादव ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि RSS और बीजेपी के लोग इलाकाई पार्टियों और जात पात और खानदानी पार्टी होने के इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं। सुनील ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी को बने 30-32 साल हुए हैं, RSS को बने 90 साल हो चुके हैं। आज तक RSS का सरबराह कोई पिछड़ा या दलित क्यों नहीं बना। सुनील सिंह यादव ने मजीद कहा कि सबका साथ सबका विकास, पिछड़ा दलित जैसी बातें करते हैं, लेकिन आज तक कोई पिछड़ा दलित RSS सरबराह के ओहदे पर नहीं पहुंच सका। उन्होंने कहा कि अगर जात पात देखना है तो RSS को अपने अंदर झांक कर देखना होगा।
मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत ने पीएम आवास योजना के तहत फौरी रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए मोदी सरकार को लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि रियासत में 11 लाख घरों को 31 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए। अगर फंड मिलने में देरी होती है तो बर वक्त तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। रियासत के एक ओहदेदार ने बताया कि पीर को ये ख़त मोदी हुकूमत को भेजा गया। इसके पहले मरकज़ी देही तरक्यात की वजारत ने 493 सफ़हात का लेटर भेजकर स्कीम के खर्चों की तफसील मांगी थी। मरकज़ी वजारत के लेटर के बाद रियासत की ममता हुकूमत ने जवाब में ये लेटर लिखा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में अमीरी व गरीबी का जो फ़र्क, उसके खिलाफ हमने यात्रा शुरू की है। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। और कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेती ने भी दावा किया कि मुल्क भर में सिर्फ 1% आबादी के पास मुल्क की 40% दौलत है। इसी को लेकर उन्होंने दावा किया कि अमीरों और गरीबों की खाई को बढ़ाओ, फिर गरीबों को टैक्स तरह रौंदो। ये बीजेपी हुकूमत की मंशा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जो राहुल गांधी जी की उस बात पर मुहर लगाती है जहां पर वो ये कहते हैं कि देश के संसाधन और देश की दौलत कुछ ही लोगों ने अपने कब्जे में कर ली है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का यह कहना है कि देश की 1%, मात्र 1% आबादी के पास इस देश की 40% दौलत है और देश के 50% जनसंख्या के पास, मतलब आधी आबादी के पास मात्र 3% देश की दौलत है। अमीरों और गरीबों की ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने का कारण है घटिया नीति निर्धारण जो सिर्फ अमीरों के लिए किया जा रहा है और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। 2020 में बिलियनियर्स की संख्या 100 थी, 2021 में 142 हुई और 2022 में वो बढ़कर 166 हो गई। आप ये सोचिए कि इन बिलियनियर्स की आय प्रतिदिन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर बढ़ रही है। इनकी आय तो इतनी है कि अगर 10 सबसे अमीर आदमियों की आय पर 5% टैक्स भी लगा दिया जाए तो सारे बच्चे वापस स्कूल जा सकते हैं। गौतम अडानी जी के लाभ पर, प्रॉफिट पर 2017 से 2021 में जो हुआ, अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो 50 लाख प्राइमरी टीचर्स को नौकरी दी जा सकती है और देश के 100 अमीर आदमियों की वेल्थ आज इतनी हो गई है कि वो देश का बजट 18 महीने तक चला सकते हैं। लेकिन बजाय गरीब को सहायता देने के गरीब की कमर तोड़ी जा रही। और ये ध्यान से सुनिएगा कैसे, क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है। जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो हर व्यक्ति दे रहा है और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक ही रेट दे रहा है। जीएसटी के कुल कलेक्शन का 64%, 64% पैसा 50% आबादी से आता है जिनके पास मात्र 3% वेल्थ है। मतलब अगर जीएसटी 100 रुपए कलेक्ट करता है तो 64 रुपए देश के सबसे गरीब 50% आबादी से आता है और सबसे अमीर 10% मात्र 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। स्थिति तो और भी भयावह हो जाती है जब आप औरतों को देखते हैं। आज औरतों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जो काम पुरुष करके 1 रुपए कमाते हैं, औरत 63 पैसे कमा रही है। दलित उसी काम के 55 पैसे कमा रहे हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो शहर की आमदनी है उसकी वो आधी कमा रहे हैं। लेकिन बजाय नीति निर्माण, बजाय बजट, बजाय पॉलिसीज गरीबों को उबारने के लिए बनाई जाए, अमीरों के लिए ही बनाई जाती हैं। और यह शायद इस बात से प्रतिबिंबित होता है कि 23 करोड़ लोग आज इस देश में भुखमरी का और गरीबी का शिकार है। मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार को और क्या आंकड़े चाहिए और कब तक ये मुगालते में रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जैसे यंग देश में
गरीबी और अमीरी के बीच का बढ़ता फासला एक टिकिंग बॉम्ब है और सरकार को इसका संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी हुकूमत ने दी एक और बड़ी राहत। उम्रा इंश्योरेंस पैकेज में किया 67% यानी 67% कमी करने का ऐलान। इजरायली जारी हद में एक और फ़लस्तीनी शख्स की हलाकत, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइली फ़ोर्स की गाड़ियों पर किए पेट्रोल बमों से हमले। रूस ने यूक्रेन जंग को लेकर फिर एक मरतबा दी ब्रिटेन को धमकी। कहा, मगरबी हथियारों की तरह ही जल जाएंगे बरतानवी टैंक। पाकिस्तान के बदले सुर, कहा हम सीख चुके हैं सबक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी से की अपील, चलिए बैठकर करते हैं बात। शराब को लेकर मोदी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज़ियावार। कहा, शादी की उम्र 21 साल जबकि शराब हासिल करने के लिए उम्र घटाना चाहती है बीजेपी हुकूमत। और कन्हैया कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आरएसएस और बीजेपी एक जैसे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, सियासी फायदे के लिए मजहब का ये करते हैं इस्तेमाल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।